हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1, गवर्नेंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए इसको समझते हैं। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, पहले आपको वो समझते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपको पता ही होना चाहिए कि हम जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक कम्युनिटी, एक समाज में रहते हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर, जहाँ लोग सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। देयर कैन बी डिस एग्रीमेंट एंड डिसऑर्डर एंड रूल बिकम नेसेसरी। अब क्या होता है कि इन सब में जब हम रहते हैं इकट्ठे मिलकर, तो कईयों में असमानताएं भी होती है, किसी का मानना ना मानना भी होता है। तो इनको सबको मेंटेन करने के लिए क्या हो चाहिए? रूल्स। ठीक है, नेसेसरी है टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए रूल्स वगैरह चाहिए होते हैं। देर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल एट होम दैट यू आर एक्सपेक्टेड फॉलो। कहीं आपके घर में भी आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। द स्कूल वेयर यू स्टडी हैज़ रूल टू। द स्कूल आप पढ़ने जाते हो वहाँ पर भी आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सम फॉर स्टूडेंट, अदर फॉर टीचर। जो रूल्स होते हैं कुछ टीचर्स के लिए होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। इन हायर क्लासेस स्टूडेंट अपियर फॉर एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। जो बड़ी क्लास के बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वह भी कुछ रूल्स के साथ पढ़ाई करते हैं। पीपल एम्प्लॉय इन ऑल काइंड ऑफ जॉब्स ऑल्सो नीड टू फॉलो द रूल्स सेट बाय देयर एम्प्लॉयर। अब मेनली जो लोग कहीं काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ नियम कायदे होते हैं, उनके हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। वाइल द एम्प्लॉयर मस्ट ऑल्सो फॉलो रूल्स विच दे हैव कमिटेड टू देयर एम्प्लॉय। साथ में जो एम्प्लॉयर है उनको भी जो रूल फॉलो करने होते हैं, और मतलब जो जिनसे वो काम करा रहे होते हैं उनसे भी वो फॉलो करवाने होते हैं। What would happen if no followed those rule? आगे क्या होगा अगर जो रूल फॉलो ना हो? A simple answer is that society would not be able to function. सिंपल आंसर ये है कि कोई भी ढंग से कुछ भी काम नहीं हो पाएगा अगर रूल सेट नहीं होंगे। तो आगे समझते हैं। हु मेक द रूल्स एंड वाई। कौन रूल्स बनाता है और क्यों? हाउ आर दे मेड, वो कैसे बनाता है? दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं हम इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, क्या तरीका है डिसीजन एक लेने का। ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ विद द डिफरेंट सेट ऑफ द रूल, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सोसाइटी को डिफरेंट रूल से सेट करके। एंड इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड, और उसके बाद इंश्योर भी करना होता है कि ये रूल्स को लोग सारे के सारे फॉलो करें। इस कॉल्ड गवर्नेंस, इसको हम गवर्नेंस कहेंगे। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और द सिस्टम दैट मेक द रूल एंड इंश्योर दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड द गवर्नमेंट। इसको हम गवर्नमेंट कहेंगे। क्या होता है? कोई एक इंडिविजुअल या कोई सिस्टम जो कि रूल बनाता है और इंश्योर करता है कि वो फॉलो हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट। सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रूल्स और कॉल्ड लॉ। मेनली जो रूल्स होते हैं उनको हम लॉ कहते हैं। ठीक है ना, आगे जानेंगे। दिस रूल नॉट मीन दैट रूल एंड लॉ आर सेट वंस एंड फॉर ऑल। क्या होता है कि रूल और जो लॉ होते हैं बनाए जाते हैं, वो सबके लिए बनाए जाते हैं। जस्ट एज माइट डिस्कस अ पर्टिकुलर रूल एट होम विद योर पेरेंट्स, और अ स्टूडेंट्स बॉडी माइट आस्क द स्कूल और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टू चेंज द रूल। अब क्या होता है कि कई जगह कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जो अपनाए जाते हैं और नहीं अपनाए जा सकते। तो क्या होता है, उसको कई बार चेंज करने के लिए भी कहा जाता है। सिटीजन आल्सो हैव टू से इन द लॉ एंड रूल गवर्निंग द सोसाइटी वी विल द शो यू टेक अ प्लेस। हम इसके बारे में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मेनली ये बताया गया है कि अगर जो रूल फॉलो करते हैं और करते हैं तो क्या होता है, स्मूथली आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ें स्मूथली चल रही हैं यहाँ पर। अगर जो
रूल फॉलो नहीं होते तो आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी स्मूथ नहीं है। तो मेनली रूल्स हमारे लिए इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनको फॉलो करके हम स्मूथली सब चीज़ें मेंटेन कर सकें। यहाँ पर भी देख रखा है कि अगर जो कोई रोड बन रही है तो एक सिस्टम है, रूल है, उस तरीके से बन रही है। ट्रेन है वो भी अपने रूल के हिसाब से चल रही है। आर्मड फोर्सेस है, हर चीज़ फॉलो करने के बाद अपना काम करती है। डॉक्टर है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ें अपना सारे के सारे लोग अपना रूल फॉलो कर रहे हैं। आगे जानेंगे थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटीज फंक्शन। आपने आज के टाइम में देखा है कि जो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इन इंडिया में भी टिल अबाउट 30 ईयर एगो, आज से 30 साल पहले इंडिया में पीपल हु वांट टू ट्रांसफ़र मनी टू अ डिस्टेंट रिलेटिव। आज से अगर 30 साल, एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, अगर आज से 30 साल पहले किसी को अगर पैसे भेजने पड़ते थे, मतलब किसी रिलेटिव को, तो क्या होता था, वुड हैव टू क्यू अप एट द पोस्ट ऑफिस एंड सेंड अ मनी ऑर्डर आफ्टर फिलिंग अप ए फॉर्म। उसको कहाँ जाना पड़ता था? पोस्ट ऑफिस, एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था और साथ में एक फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता था। ठीक है, फॉर्म फिलअप। और इफ़ दे हैड टू सेंड अ पेमेंट टू सम बिजनेस, अगर उसने किसी बिजनेस को पैसे भेजने हैं, दे हैव क्यू अप एट द बैंक टू ऑब्टेन अ डिमांड ड्राफ्ट। और उसको फिर बैंक जाना पड़ता था, वहाँ पर एक डीडी बनाना पड़ता था, डिमांड ड्राफ्ट, विच वुड हैव देन हैव टू बी सेंड बाय पोस्ट, और जो कि वो पोस्ट के थ्रू आगे भिजवाता था। यू हैव प्रोबेबली नेवर हियर दिस टर्म, अभी तक आपने इसके बारे में कभी सुना नहीं होगा, मनी ऑर्डर क्या है और डिमांड ड्राफ्ट क्या है। बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस द मनी। आज के टाइम में हमारे पास क्या है, एक क्लिक पर पैसे कहीं भी हम भेज सकते हैं। ठीक है, हाउएवर दिस इज ऑल्सो क्रिएट ए न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल। इसी वजह से आज के टाइम में नई तरीके के क्रिमिनल्स भी शुरू हो गए देखने को मिलते हैं। विदाउट इवन लिविंग देयर डेथ, वो वो कहीं भी ना जाए पैसे लोगों के चुरा सकते हैं। फाइंड डिजिटल वे ऑफ द स्टीलिंग पीपल्स मनी, ठीक है ना, वो आराम से चुरा सकते हैं। दिस हैज़ लेड मैनी गवर्नमेंट टू पास न्यू लॉ। इसी वजह से काफ़ी गवर्नमेंट ने नए नए कानून आए हैं इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इस लड़ाई से लड़ने के लिए, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड साइबर क्राइम। सम ऑफ दोस criminal who believe in robbing innocent people earn money। तो इसी क्राइम से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा कानून बनाए गए हैं। सम ऑफ दोज क्रिमिनल हु बिलीव रॉबिंग इनोसेंट पीपल्स ऑफ देयर हार्ड मनी इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्किल्स टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी। बट जो रॉबिंग करते हैं इनोसेंट पीपल्स के, जो मासूम लोगों के जो पैसे चुराते हैं, ये अपने स्किल्स सोसाइटी को अच्छे मतलब कामों के लिए कंट्रीब्यूट न कर कर ये उल्टे सीधे कामों में लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, दे हैव अरेस्टेड एंड कन्विक्टेड इन कोर्ट। उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद इनको कोर्ट में जाकर सज़ा दिलाई जाती है। दे आर यूजली फाइन, उनके ऊपर एक तो जुर्माना लगता है और साथ साथ उनको कुछ सालों के लिए जेल भी जाना पड़ता है। अब आगे क्या है, थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द थ्री ब्रांचेस ऑफ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। अब इस एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कि तीन जो उसके ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो कैसे काम करते हैं। पहला जो ऑर्गन है जिसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर इज़ द ऑर्गन दैट मेक न्यू लॉ, समटाइम इट ऑल्सो अपडेट और रिमूव existing law is done. This is done by an assembly or representative of people. We will soon see how the Indian system work. अब इसमें ये कहा गया है कि लेजिस्लेचर का काम ये होता है कि न्यू लॉज, एक नए कानून बनाना,
और साथ में इसको अपडेट करना, या तो जो कोई कानून काम नहीं कर रहा उसको मतलब कि रिमूव करना। इसके बारे में और डीपली आगे जाकर पढ़ेंगे हम। द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट द लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि किसी कानून को फॉलो करवाना। द इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट। इसमें जो हेड होते हैं स्टेट्स होते हैं एग्जीक्यूटिव में, बी अ प्रेसिडेंट, या तो प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, और चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने वाले मतलब ध्यान रखने वाले कि फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, उस मुताबिक इनको एग्जीक्यूटिव हम कह सकते हैं। द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट विच डिसाइड वेदर समवन हैज़ ब्रोकन द लॉ। जुडिशरी का काम होता है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि बताता है कि किसी ने कानून तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। इफ़ सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन। और उसने अगर कानून तोड़ा है तो किस टाइप का एक्शन उसने लेना है जुडिशरी ने, इंक्लूडिंग पनिशमेंट इफ़ नेसेसरी। अगर जो पनिशमेंट है तो पनिशमेंट भी उसको दी जाए। समटाइम इट ऑल्सो एग्जामिन वेदर अ डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इज़ राइट। कई बार ये एग्जामिन करते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं देते हैं कि किसी ने जब कोई कानून बनाया है कि वो ठीक बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है। और वेदर अ लॉ पास बाय लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है वो ठीक है कि नहीं, इज़ वेल कन्विंस एंड फेयर टू ऑल। वो कोशिश करते हैं कि सबको तरीके से मतलब इसको फॉलो किया जाए, करवाया जाए। आगे हम जानेंगे इन अ गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दिस थ्री ऑर्गन मस्ट बी केप्ड सेपरेट। इस अच्छे गवर्नेंस के लिए तीनों जो ऑर्गन्स है अपने अपने काम करते हैं और सेपरेट है। ऑल्दो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, पर ये साथ में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि सेपरेट तो है पर एक दूसरे को मतलब कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं, वर्क टुगेदर, सारे साथ में मिलकर काम करते हैं। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर कहेंगे। मतलब ये समझिए कि जुडिशरी और आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो तीनों सेपरेट है ये, बट क्या है, एक दूसरे का नज़र रखते एक दूसरे के ऊपर, ताकि ये काम हो रहा है नहीं हो रहा उसको ध्यान में रखते हुए। इट इज़ इंडीड टू प्रोवाइड अ सिस्टम चेक एंड बैलेंस। इसमें क्या होता है, चेक एंड बैलेंस का काम होता है। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नेंस कैन चेक व्हाट द अदर इज डूइंग एंड रिस्टोर बैलेंस इफ ऑर्गन एक्ट बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेड रोल। अब मेनली चेक एंड बैलेंस का काम होता है। इसमें चेक एंड बैलेंस का काम ऐसे होता है कि अगर जो बाई चांस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ढंग से काम नहीं कर रहे तो जुडिशरी अपना रोल करेगी, देखेगी, उसमें चेक करेगी कि कर रहे हैं तो ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम चेक एंड बैलेंस कहेंगे। अब आता है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एनी गवर्नमेंट ऑपरेट एट 2 levels एट द लीस्ट, लोकल एंड नेशनल। कोई भी गवर्नमेंट 2 लेवल पे काम करती है, लोकल एंड नेशनल। इन मैनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, कई कंट्रीज़ में और इंडिया को मिलाकर इट फंक्शन एट 3 लेवल्स। इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट फंक्शन करती है, काम करती है, जैसे कि लोकल, स्टेट और नेशनल। 3 टाइप की गवर्नमेंट है। ईच लेवल डील विद डिफरेंट मैटर, तीनों की तीनों अपने अपने डिफरेंट मैटर्स पर काम करती है। टू यूज़ ए कंपेरिजन, अब इसमें एक कंपैरिजन देखते हैं, मतलब एक एग्जांपल के तौर पर, इफ़ अ बल्ब इन योर होम इज़ नॉट लाइटनिंग, आपके घर एक बल्ब है जो जल नहीं रहा है, यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब, उसके बाद आप क्या करेंगे, बल्ब चेक करेंगे, फिर स्विच चेक करेंगे, फिर फ्यूज़ चेक करेंगे। ये तीनों चेक करने के बाद इफ़ दैट डज नॉट वर्किंग, उसके बाद भी अगर काम नहीं करता, यू मे कॉल एन इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे। एंड if it is not found that the problem is not within your home, you may need to go the electricity board। अगर उसके बाद भी पता लगता है कि आपके घर से कोई भी इशू नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जहाँ से पावर सप्लाई होती है, ठीक है।
ये कुछ एग्जांपल दिया गया था। यहाँ पर आपको 3 टाइप की गवर्नमेंट बताई गई है। पहली है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम नेशनल गवर्नमेंट भी कहते हैं, दूसरी को हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, तीसरी को लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो पीएम होते हैं, ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के सीएम, ठीक है, और जो लोकल गवर्नमेंट में मेयर होते हैं, ठीक है। आगे जानेंगे हम। इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट, इंडिया में लोकल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। इमेजिन दैट फॉलोइंग हैवी रेन फॉर अ फ्यू डेज, इसमें एक और एग्जांपल दिया गया है। तो इमेजिन कीजिए अगर जो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, दिस इज़ अ फ्लड इन अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और उसकी वजह से क्या हो गया, थोड़ी सी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई एक किसी छोटे से कोने में डिस्ट्रिक्ट में। इफ़ it is if it is not to serve the local authority may be able to deal with it। अब ये बड़ा ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, इसमें लोकल अथॉरिटी काम करेगी इससे फ्लड को, मतलब फ्लड से बचाने के लिए। इफ़ इट इज़ इन्वॉल्व सेवरल टाउन एंड मैनी विलेजेस, अगर जो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे शहर और गांव डूब गए हैं अगर बाढ़ में, तो क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट विल स्टेप इन द एंड सेंड रेस्क्यू टीम। तो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है, टू हेल्प अफेक्ट पीपल। बट इफ इट इज़ अ मैसिव फ्लड अफेक्टेड वास्ट एरिया, इंडिया के आधे एरिया में अगर जो ज़्यादा फ्लड आ गया हो, अ सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो कम टू हेल्प बाय सेंडिंग रिलीफ सप्लाई। फिर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना काम करना शुरू करेगा, वहाँ पर क्या करेगा, खाने पीने का सामान, आर्मी भेजेगी, ठीक है ना। इसका ये हो गया 3 लेवल का गवर्नमेंट का काम, दोबारा से ये समझा दिया गया है। आगे इसमें हम देखेंगे, इसमें हम ग्रेटर डेप्थ में पढ़ेंगे, 7th में ये सब चीज़ें लिखा गया है। कुछ इसमें दिए गए हैं, बताया गया जुडिशरी में कौन क्या होता है। जो जुडिशरी है पूरे ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और जो स्टेट का जो सबसे बड़ा कोर्ट है हाई कोर्ट है, ठीक है। नीचे चलेंगे हम, लेजिस्लेचर, जो नेशनल लेवल में लेजिस्लेचर है जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, उसमें 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। फॉर्मुलेट नेशनल लॉ, जो कि देश के लिए कानून आते हैं, और स्टेट लेवल पर क्या होता है, विधानसभा, जिसमें स्टेट लेवल के कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, हेड जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं आपका गवर्नर। मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट में आपका गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर। अब बाकी ये फंक्शंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, इकोनॉमिक, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सब चीज़ें। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ठीक है, ये एडॉप्शन वगैरह, लॉ एंड मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ये आता है आपका स्टेट लेवल पर। आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। Born in a humble family in Rameshwaram, Tamil Nadu in 1931, Dr. APJ Abdul Kalam was a renowned scientist। मेनली क्या है, जो ये आपके APJ अब्दुल कलाम थे, एक तो रामेश्वर में इनका बॉर्न हुआ था, कब हुआ था, 1931 में, ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनका निकनेम जो था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर हिज क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, इनका सबसे बड़ा योगदान था इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में, मिसाइल प्रोग्राम में और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व एज ए 11th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया 2002 to 2007। ये 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति रहे देश के। डिस्पाइट हिज हाई स्टेटस ही रिमेन डीपली कनेक्टेड टू द पीपल, इनका इतना हाई स्टेटस होने के बावजूद भी ये ज़्यादातर कनेक्टेड रहते थे लोगों से, और पर्टिकुलरली जो कि जवान और यूथ थे उनसे। थ्रू हिज पैशन फॉर गुड एजुकेशन एंड इनोवेशन, इनका फोकस ज़्यादातर
अच्छी एजुकेशन और इनोवेशन के साथ रहता था। ही इंस्पायर मिलियन विद हिज ह्यूमिलिटी। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से फेमस थे, लोगों को मतलब इनके लिए काफ़ी दिल में जगह रखते थे। ठीक है। डेडिकेशन टू सोशल कॉज एंड कमिटमेंट टू द नेशन, ही टायरलेसली इनकरेज यंग इंडियन टू ड्रीम बिग। इनका फोकस ज़्यादातर यंग इंडियंस पर होता था। वो बोलते थे कि बड़े सपने देखो और मेहनत काफ़ी करो टू अचीव देयर गोल्स। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बड़े सपने और काफ़ी मेहनत करो। डॉक्टर कलाम शोड दैट द इन इवन थ्रू द though his position as the president of India was nominal, he could play an important role impacting countless lives। इनका फोकस ज़्यादातर जो कि लोगों को ध्यान में रखते होता था कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सकता है। ये कुछ इनके स्पीचेस हैं। आगे हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या है? यू मे हैव नोटिस दैट वी अर्लियर मेंशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। हमने अभी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल के बारे में जाना है। दिस इज़ वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये एक तरीके से बिल्कुल फाउंडेशन है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए। एडॉप्टेड बाय द मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एडॉप्ट की हुई है मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के। ठीक है ना। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से लिया गया? कम फ्रॉम द ग्रीक। ये ग्रीक से लिया गया है। डेमोस, पहला है डेमोस मीन्स पीपल, एंड कर्तोस मीन्स रूल। डेमोस मतलब पीपल और कर्तोस मतलब रूल ऑफ पावर, रूल और पावर। ठीक है ना। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ पावर। ठीक है ना, लोगों की शक्ति। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? क्या सारे लोग रूल कर सकते हैं? इट इज़ क्लियरली नॉट पॉसिबल। सारे लोग नहीं कर सकते। इमेजिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट योर क्लास वांट टू ब्रिंग टू अटेंशन ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल। अगर आपके क्लास में, अगर एक एग्जांपल दिया गया, अगर आपकी क्लास में कोई इशू है तो वो इस अटेंशन को मतलब उसको प्रॉब्लम को प्रिंसिपल तक पहुँचाने के लिए क्या किया जाएगा? मे बी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द क्लासरूम। अगर कोई प्रॉब्लम है क्लासरूम में तो या वो, और विद द स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर में से लेकर कोई इशू है तो वो उससे लेकर परहैप्स यू वुड लाइक टू प्रपोज अ सर्टेन डेट फॉर ए फील्ड ट्रिप। मेनली अगर आप लोगों ने कहीं ट्रिप वगैरह पे जाना है तो इसलिए विल द एंटायर क्लासेस गो टू द प्रिंसिपल। क्या इन सब इश्यूज़ के लिए कि सारी की सारी क्लास पूरे प्रिंसिपल के पास जाएगी? नहीं। इट वुड क्लियरली नॉट बी प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल नहीं है कि सारे के सारे उठ के चले जाए। इन मैनी स्कूल क्लास हैव क्लास मॉनिटर। कहीं हर स्कूलों में क्लास मॉनिटर होता है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव उसको भी कहते हैं। होम टू होल क्लास इलेक्टेड, जिसको पूरी क्लास इलेक्ट करती है। इवन इफ देयर इज अ नॉन वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी सिलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पर किसी पर्पस के लिए उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इट विल बी इनफ टू सेंड रिप्रेजेंटेटिव टू प्रिंसिपल, जो कि जिसको हम भेज सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव बनाकर प्रिंसिपल के पास, वो ताकि हमारी आगे बात रखेगा कि क्या क्या इश्यूज़ हैं क्लास में। इट इज़ द सेम प्रिंसिपल एट द स्टेट और नेशनल लेवल। इसी तरीके के सेम चीज़ें स्टेट और नेशनल लेवल पर आती है थ्रू इलेक्शन के थ्रू। पीपल वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग हैं वोट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव के लिए। हु विल बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव असेंबली। ठीक है, जो कि अपनी असेंबली के लिए चुने जाते हैं। दे आर जनरली कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि स्टेट के लिए चुने जाते हैं, जिनको हम एमएलए कहते हैं। ठीक है। एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको एमपी कहते हैं एट द नेशनल लेवल पर, जिसको हम चुनते हैं। ऑल दिस मेंबर डिस्कस लॉ, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन द असेंबली। इनका काम क्या होता है इन मेंबर्स का? लॉ पर, कानून पर डिस्कशन करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना असेंबली में। ठीक है। थ्रू डायलॉग एंड डिबेट, दोनों में मतलब आर्ग्यूमेंट और डिबेट करके। ठीक है। ट्राई टू कन्विंस ईच अदर वेन एवर देयर आर डिफरेंट ओपिनियन। कोशिश करते एक दूसरे को बनाने की, अगर जो
डिफरेंट ओपिनियन अगर इनका तो लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी देयरफॉर इंडिया इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी। अदर डेमोक्रेसी की तरह इंडिया भी खुद भी एक रिप्रेजेंटेटिव है डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद सम 970 मिलियन वोटर इन 2024 इन प्रिंसिपल। मेनली हमारे पास जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास लगभग 97 जो करोड़ पीपल्स हैं वो वोट डालते हैं अपना, ठीक है। ऑल इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन। जिसकी भी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर सकता है। अब आगे एक और एग्जांपल के बारे में जानेंगे हम। इमेजिन दैट योर क्लास इज प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक में जाने के लिए प्लानिंग चल रही है। देर आर टू पॉसिबल प्लेसेस, दो प्लेसेस रखे गए इन्होंने, ए और बी। द क्लास डिस्कस द प्रोस और कॉन्स। इन्होंने अब डिस्कशन शुरू हुई किस पर? डिस्टेंस पर, टाइम पर, कॉस्ट पर, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, ठीक है। इन्होंने सब ने आपस में मतलब क्लास में डिस्कशन होना शुरू हो गया कि कितनी दूरी पर है, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेगी। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू अराइव अ डिसीजन। उसके बाद ये मतलब डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो गई। सो योर टीचर डिसाइड दैट वोटिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब टीचर ने सोचा कि एक वोटिंग की जाए और प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फेवर ऑफ प्लेस ए रेज देयर हैंड, ठीक है। जो ए में जाने वाले इंटरेस्टेड हो गए अपना हाथ खड़ा करेंगे। देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन फेवर ऑफ बी प्लेस बी, तो अपने हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है, जो 20 प्लेस में जाना चाहते हैं। द डिसीजन इज टेकन बाय विच एवर ऑप्शन गेट्स अ लार्जर नंबर ऑफ रेज हैंड। जिस भी ऑप्शन में जो ज़्यादा नंबर के हाथ उठेंगे वहीं पर ही वो जगह सेलेक्ट की जाएगी। दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको हम कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओपिनियन वाज टेकन टू फाइनलाइज द प्लेस, ठीक है ना। उसके बाद जो फाइनलाइज करेंगे जिसका भी डिसीजन माना जाएगा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे हम जानते हैं द टर्म ऑफ ग्रास रूट इज़ अ सिस्टम। छोड़िए कुछ नहीं है इसमें। तो आज चैप्टर हमने लगभग यहाँ ख़त्म किया पूरा। तो होप सो आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।